लास्ट वीडियो में हमने समझा कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का मीनिंग क्या होता है, ठीक है। तो हमने क्या देखा था, अगर आप अपने ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हो अपनी हेल्थ वाइज, एजुकेशन वाइज, ट्रेनिंग वाइज, तो आप क्या बन जाते हो, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन कर रहे हो, राइट। अब ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के कुछ सोर्सेज होंगे, वही होंगे जो हमने बात की, एजुकेशन होगी, ट्रेनिंग होगी, आपका लेट्स से हेल्थ होगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें अगर हम इनके ऊपर कुछ वर्क करें, इनके ऊपर कुछ काम करें, तो ये क्या है, ये हमारे सोर्सेज हैं ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के। मतलब अगर हम इनके ऊपर इन्वेस्ट करेंगे, इन सोर्सेज के ऊपर, तो हमारा ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन अपने आप ही इंक्रीज होगा। So in this video we are going to cover 5 sources of human capital formation: education, training, health, migration and information. Let us start with the first one now. There are a number of ways by which human capital can be increased. The different sources of human capital formation are: first one is expenditure on education. देखो, अगर हमारे नेशन में, लेट्स से इंडिया बीइंग अ नेशन, इंडिया में बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है पर लिटरेसी रेट उतना हाई है, लोग इतने पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड लोग हैं क्या? अगर नहीं है, हमारा आंसर आज भी नो आता है, तो हमें क्या करना चाहिए? ऑफ कोर्स वी नीड टू मेक एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन। अगर लोग एजुकेटेड होंगे तो अपने आप उनका नॉलेज और स्किल कुछ हद तक डेवलप हो जाता है। प्रॉपर यूटिलिटी ऑफ मैन पावर डिपेंड्स ऑन द सिस्टम ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग ऑफ पीपल, है ना। अगर आप प्रॉपर एजुकेशन देते हो, उनको प्रॉपर ट्रेनिंग देते हो, तो आप अपना ह्यूमन रिसोर्स जो है उसको यूटिलाइज कर पाओगे। Labor skill of an educated person is more than that of an uneducated person, which enables him to generate more income than the uneducated person. Of course, जब हम अपने आसपास देखते हैं कि uneducated लोग और educated लोग, तो जो लोग पढ़े लिखे नहीं होते, who are not educated enough, तो उनकी इनकम वर्सेस एजुकेटेड की इनकम, तो उन दोनों की इनकम में बहुत डिफरेंस होता है। क्यों होता है? क्योंकि उनकी स्किल में डिफरेंस है, क्वालिफिकेशन में डिफरेंस है ना। ये लोग छोटा मोटा काम करके अपना सर्वाइवल तो कर लेते हैं, पर अपना इनकम उतना इंक्रीज नहीं कर पाते। वेरेज अगर आप एजुकेटेड हो तो धीरे धीरे स्किल को अपलिफ्ट करके जो अभी कमा रहे हो उससे ज़्यादा कमा सकते हो। स्कोप है। कैसे होगा? अगर एक अनएजुकेटेड इंसान को भी कमाना है तो ठीक है, वो भी स्किल अपग्रेड करेगा, बट दोनों की इनकम मैच नहीं हो पाएगी। वहाँ पे भी इनकम में डिस्पैरिटी तो होगी ही होगी। वो क्यों होगी? बिकॉज ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है क्योंकि उसकी एक्चुअली में इम्पॉर्टेंस है, इसीलिए उसको इम्पॉर्टेंट माना जाता है, ठीक है। एजुकेटेड होते हो तो नॉलेज, स्किल, बहुत चीज़ें हैं जो इम्प्रूव होती है विथ टाइम, ठीक है। प्लस उसमें आप और इन्वेस्ट करते हो अपने ऊपर और आगे क्वालिफिकेशन लेते हो, तो आपकी वैल्यू है वो और ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। Economists have stressed the need for expanding educational opportunities in a nation as it accelerates the development process. क्या बोला जा रहा है? इकोनॉमिस्ट भी बोलते हैं कि ऑफ कोर्स आपको एजुकेशन के ऊपर पैसा खर्च करने की बहुत ज़रूरत है एज अ नेशन। इफ़ यू वांट डेवलपमेंट, इफ़ यू वांट इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन योर नेशन, यू नीड टू स्पेंड, है ना। अब मैं आपको एक बात बताती हूँ। इंडिया बीइंग अ नेशन, हमारे यहाँ पे एजुकेशन सिस्टम पे बहुत ही कम पैसा स्पेंड होता है, ठीक है, जो हमें इंक्रीज करने की ज़रूरत है। इफ़ वी वांट टू सी मोर इकोनॉमिक ग्रोथ, मोर ऑफ द इकोनॉमिक डेवलपमेंट, अगर हम स्पेंड करेंगे। हम लोग बोलते हैं कि ओके प्राइमरी एजुकेशन फ्री कर दिया हमने, टिल 14 ईयर्स तक हम एजुकेशन फ्री देंगे, बट क्या हम उस क्वालिटी का एजुकेशन दे पा रहे हैं जो प्राइवेट स्कूल्स में अवेलेबल होता है? क्या हम गवर्नमेंट स्कूल की फैसिलिटीज़ पे, हम उनके एजुकेशन पे कुछ ज़्यादा स्पेंड कर रहे हैं, कुछ इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं? तो आंसर क्या आएगा आपका? नो। क्योंकि बहुत लोग क्या करते हैं, भले ही वो गरीब है, उनके पास में पैसे नहीं है, बट स्टिल वो क्या चाहते हैं, बच्चा प्राइवेट स्कूल में ही पढ़े, क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल एडिक्वेट फैसिलिटीज़ नहीं दे पा रही है, एडिक्वेट एजुकेशनल फैसिलिटीज़ एक्चुअली में, जो जिस तरीके की पढ़ाई होनी चाहिए वो वहाँ पे नहीं होती है। इसलिए लोग क्या करते हैं, इवेंचुअली अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल्स में ही एडमिशन दिलाते हैं। तो यहाँ पे गवर्नमेंट को भी इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। यही तो है एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन। अगर आप बोल रहे हो तो उस पर उतना स्पेंड करो और उसकी क्वालिटी को उतना इम्प्रूव करो कि लोगों को प्राइवेट स्कूल की तरफ नहीं जाना पड़े, एटलीस्ट द वंस हु कैन नॉट अफोर्ड इट। नाउ moving on to the next point, which is spending on education by individuals is similar to spending on capital goods by companies. Of course, if an entrepreneur is spending on capital goods, if he is bringing capital goods, ठीक है, तो वो क्या कर रहा है, अपनी वैल्यू इंक्रीज कर रहा है। वैसे ही क्या बोला जा रहा है, अगर कोई इंडिविजुअल अपने क्वालिफिकेशन पे, अपनी एजुकेशन पे इन्वेस्टमेंट कर रहा है, तो वो क्या कर रहा है, वो अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट जो कर रहा है वो उसकी वैल्यू इंक्रीज करेगा।
Individual invest in education to increase their future income and raise the standard of living. क्या बोला जा रहा है, अगर आप खुद के ऊपर इन्वेस्ट करोगे तो आपकी इनकम इंक्रीज होगी, जिससे आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज होगा, जो लॉन्ग रन के लिए आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा. एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन टर्न्स ह्यूमन बींग्स इनटू ह्यूमन कैपिटल. अगर आप एजुकेशन पे पैसा खर्च करते हो तो आप ह्यूमन बींग से ह्यूमन कैपिटल बन जाते हो, आप है ना कंट्री के लिए रिसोर्सफुल बन जाते हो. नाउ एजुकेशन कॉन्ट्रीब्यूट्स टू इकोनॉमिक ग्रोथ बिकॉज, आप खुद सोचो एजुकेशन कैसे कॉन्ट्रीब्यूट करेगी ग्रोथ में. पहले तो क्या होगा, लोग अगर एजुकेटेड होंगे तो उनकी इनकम इंक्रीज होगी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज होगा, उनकी स्किल्स इंक्रीज हो सकती है, उनकी स्किल अच्छी हो जाएगी, प्लस उससे क्या होगा, वो अपने लिए बेटर चॉइसेस ले पाएंगे. आप उनको समझ में कि क्या चीज़ सही है क्या चीज़ गलत है. आपको बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत नहीं है एजुकेटेड लोगों को, ठीक है, तो वो अपने लिए बेटर चॉइसेस खुद ही कर पाएंगे. तो वही चीज़ें हम देखने वाले हैं. एजुकेशन कन्फर्स हायर अर्निंग कैपेसिटी ऑन पीपल. यू कैन अर्न मोर इफ यू आर मोर क्वालिफाइड, यू विल बी अर्निंग मोर. इट गिव्स बेटर सोशल स्टैंडर्ड ऑन एंड प्राइड. इफ यू आर मोर एजुकेटेड और यू आर इनफ एजुकेटेड तो क्या होता है, आपके और अनएजुकेटेड पर्सन के बीच में एक छोटा सा तो वो आ ही जाता है, लाइक सोशल स्टैंडिंग आपकी इंक्रीज हो जाती है. It enables one to make better choices in life. You make better choices as compared to an uneducated person. It provides knowledge to understand the changes taking place in society. वेरी सिंपल, अगर हम किसी बीमारी के बारे में, लेट्स से कोविड के बारे में इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं तो किसी एजुकेटेड पर्सन को इंस्ट्रक्शन देना बहुत इजी है, क्योंकि उसे पता है कि ये चीज़ करना ज़रूरी है, ठीक है. अनएजुकेटेड पर्सन को बहुत समझाना पड़ता है कि भाई ऐसा करो, ये करना ज़रूरी है, ऐसे ऐसा होगा, ठीक है. तो क्या होता है ना, यहाँ पे आप सोसाइटी में होने वाले चेंजेस को ईजिली अंडरस्टैंड कर पाते हो, ईजिली इंटरप्रेट कर पाते हो, राइट. नेक्स्ट इज इट ऑल्सो स्टिमुलेट्स इनोवेशंस. इफ़ यू आर एजुकेटेड तो कहीं ना कहीं पे आपका नॉलेज जो है उससे आप कोई ना कोई इनोवेशन ला सकते हो, राइट. एंड इट फैसिलिटेट्स द अडेप्टेशन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजीज ऑल्सो. हमने क्या किया, धीरे धीरे हम लोग सब टेक्नो से भी बन गए कोविड में. क्यों, वो कैसे हुआ, क्योंकि आप अडेप्ट कर पाए, आप एजुकेटेड थे तो आपको समझ में आ रहा था कि हाँ भाई हमें अडेप्ट करना ज़रूरी है, और आपने अडेप्ट कर लिया नई टेक्नोलॉजी को, राइट. तो ये कुछ बेनिफिट्स हैं जो एजुकेशन करती है फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ. सबसे पहला क्या है, अर्निंग कैपेसिटी इंक्रीज होगी. नेक्स्ट इज योर बेटर सोशल स्टैंडिंग. नेक्स्ट इज बेटर चॉइसेस. Then next is understand the changes happening in the society, stimulates innovations, and last one is adaptation of new technologies. So this was about expenditure on education. Moving on to the next source, which is expenditure on health. आपकी population सिर्फ educated होना ज़रूरी नहीं है, उनकी health भी अच्छी होना ज़रूरी है. मैंने बहुत पढ़ाई कर ली लेकिन मैं माल नरिश्ड हूँ, मेरी हेल्थ अच्छी नहीं है, मैं काम पे जा ही नहीं पाती हूँ. अगर मुझे साल में 250 डेज या 300 डेज काम पे जाना है तो मैं उसमें से भी छुट्टियाँ ही लेती रहती हूँ हमेशा. तो क्या होता है, अल्टीमेटली मैं उतना कमा नहीं पाती हूँ, ठीक है. आई हैव टू एब्सटेन फ्रॉम वर्क बिकॉज ऑफ माई हेल्थ. तो ये नहीं है कि मैं सिर्फ पढ़ूंगी तो अच्छा होगा, मुझे अपनी हेल्थ का भी उतना ही ध्यान रखना है. Health expenditure is a source of human capital formation as it directly increases the supply of healthy human force. You just don't need an educated human force, you also need healthy human force in a country. Poor health and undernourishment adversely affect the quality of manpower. Let's say a sick labor without access to medical facilities is compelled to abstain from work and there is loss of productivity. अगर हम एज अ नेशन बात करें तो ठीक है, उस सिक लेबर को क्या हुआ, मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं मिली या उसको बराबर न्यूट्रिशन नहीं मिले एंड ही इज़ सिक, ठीक है, वो काम पे नहीं जा पा रहा, ही इज़ एब्सटेनिंग फ्रॉम वर्क, तो उसका तो इंडिविजुअल लॉस हो ही रहा है. प्लस एज अ कंट्री या एज अ कंपनी हम देखें तो प्रोडक्टिविटी का भी लॉस हो रहा है. अगर उसकी हेल्थ ठीक होती, छोटी मोटी मेडिसिन, कोई मेडिकल फैसिलिटी अवेलेबल होती तो मे बी ही वुडंट एब्सटेन फ्रॉम वर्क, ठीक है, वो आता कुछ ना कुछ काम करता तो प्रोडक्टिविटी का 100% लॉस नहीं होता, ठीक है, पूरे पोटेंशियल पे काम नहीं होता, लेकिन 50, 60, 70 कुछ तो काम होता, राइट. तो क्या बोला जा रहा है यहाँ पे कि यही है, आपको अपनी हेल्थ पे भी इन्वेस्ट करना बहुत ज़रूरी है. Therefore, expenditure on health is important to build and maintain productive labor force and to improve the quality of people in the society. Quality of people, not just by educating them but also working on their health, giving them some medical facilities also. Adequate food and proper nourishment to people along with the adequate health and sanitation facilities lead to qualitative improvement in human capital.
ठीक है, आपको उनको क्या देना है, अच्छी सैनिटेशन फैसिलिटीज़ देनी है, प्रॉपर ड्रिंकिंग वाटर देना है, हेल्थ फैसिलिटीज़ देनी है, तब जाके आपको क्वालिटेटिव इम्प्रूवमेंट मिलेगा ह्यूमन कैपिटल में। हेल्थ भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। नेक्स्ट इज फॉर्म्स ऑफ हेल्थ एक्सपेंडिचर। कैसे आप करोगे, कैसे लाओगे, ये क्या तरीके से आप एक्सपेंडिचर करोगे? सो प्रिवेंटिव मेडिसिन, क्यूरेटिव मेडिसिन एंड सोशल मेडिसिन, 3 टाइप की मेडिसिन है। प्रिवेंटिव मेडिसिन मतलब उसको प्रिवेंट करना, कोई चीज़ को होने से प्रिवेंट करना। बचपन में हमने बहुत सारी वैक्सीनेशन लिए तो आपको सारी बीमारियां हुई है क्या? नहीं, आप प्रिवेंट कर रहे हो। वैक्सीनेशन इज टू प्रिवेंट द पर्टिकुलर डिजीज। नेक्स्ट इज क्यूरेटिव मेडिसिन, दैट इज मेडिकल इंटरवेंशन ड्यूरिंग इलनेस। जब आप इल हो तब एक्चुअली क्या मेडिसिन ले रहे हो, तब क्या ध्यान रख रहे हो, केयर कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, क्या फैसिलिटी अवेलेबल है। एंड लास्ट वन इज सोशल मेडिसिन, दैट इज द स्प्रेड ऑफ लिटरेसी, दैट इज हेल्थ लिटरेसी। एक्चुअली कोई कैंपेन हम देखते हैं या कोई अवेयरनेस प्रोग्राम देखते हैं, ठीक है, हम एडवर्टीजमेंट्स देखते हैं हेल्थ के ऊपर, तो वो सब क्या हो गए, सोशल मेडिसिन हो गई। ठीक है, तो 3 टाइप की मेडिसिन आपको याद रखनी है। प्रिवेंटिव which will help you to prevent the particular disease. Next is curative, when you are actually ill, when the medical intervention is happening, when you are actually ill, तो तब क्या फैसिलिटी है, तब आप कैसे केयर कर रहे हो। एंड द लास्ट वन इज social medicine, that is the awareness or the health literacy. Now provision of clean drinking water and good sanitation facilities are also included in the health expenditure. इसमें 5 टाइप की चीजें हमने देख ली, प्रिवेंटिव, क्यूरेटिव, सोशल मेडिसिन, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन फैसिलिटी। सैनिटेशन मतलब क्या बोला जा रहा है, टॉयलेट्स, बाथरूम, ये सब की फैसिलिटीज होनी चाहिए। नाउ अभी तक हमने 2 सोर्सेस कवर किए, एजुकेशन एंड हेल्थ। ऑन द जॉब ट्रेनिंग, ऑन द जॉब ट्रेनिंग मतलब क्या? कभी ऐसा होता है कि आपको जॉब भी दे दिया और ट्रेनिंग भी दे रहे हैं, होता है ना, उसको हम इंटर्नशिप बोलते हैं। इंटर्नशिप में क्या करते हैं, जॉब भी मिल रही है, थोड़े बहुत पैसे भी मिल रहे हैं, साथ में ट्रेनिंग हो रही है, एक्चुअली में आपको स्किल सिखाया जा रहा है। और ये तो इंटर्नशिप की बात हुई। इसके अलावा भी जैसे हमारी भी, अगर आपके पास परमानेंट जॉब है तो भी आपकी कंटिन्यूअस ट्रेनिंग होती रहेगी जॉब पे। आपके लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, ट्रेनिंग कोर्सेज कुछ ना कुछ अवेलेबल कराया जाता है ऑर्गेनाइजेशन की साइड से। वो क्यों होता है? बिकॉज ऑर्गेनाइजेशन इज इन्वेस्टिंग इन यू, दे आर ट्राइंग टू ट्रेन यू, ताकि आप और अच्छा परफॉर्मेंस दे पाओ और बेटर परफॉर्मेंस दे पाओ। तो उससे हम बोलते हैं ऑन द जॉब ट्रेनिंग। As stated earlier, the productivity of physical capital is substantially enhanced with the improvement in human capital. Physical capital तभी effectively utilize होगा जब आपके पास human capital है जो improved है, जो enhanced है, right? Due to this reason, many firms provide on-the-job training to their workers. अगर आपका लेबर सेमी स्किल्ड है, थोड़ा बहुत आता है उसको, तो आपने उसको जॉब दे दी, पर जॉब पे आप उसको साथ साथ में सिखा भी रहे हो, आप उसको कंटिन्यूसली ट्रेन कर रहे हो, तो क्या होगा, वो और ज़्यादा इन्हेंस्ड और ज़्यादा इफेक्टिव यूटिलाइजेशन कर पाएगा आपके पर्टिकुलर फिजिकल कैपिटल का। कोई पर्टिकुलर मशीनरी है तो उसको थोड़ा बहुत तो यूज़ करना आता है, ऑन ऑफ करना आता है, ये निकालना कैसे, ये इनपुट डालना कैसे आता है, पर और इफेक्टिवली कैसे यूटिलाइज करना है वो आप सिखा रहे हो। तो यू आर गिविंग ऑन द जॉब ट्रेनिंग टू योर labor, right? Now such training has the advantage that it can be provided fast and without much cost. इसमें ज़्यादा पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, आपसे काम भी करवा रहे, जॉब आवर्स में आपसे काम करवाएंगे और वही आपकी ट्रेनिंग भी हो रही है। सो नॉट मच ऑफ द कॉस्ट इज, कुछ ज़्यादा कॉस्ट नहीं लग रही है, कॉस्ट इफेक्टिव मेथड हुआ। It increases the skill and efficiency of the workers and leads to an increase in production of goods and productivity of labor. मतलब क्या हो रहा है, स्किल एनहांस हो रही है, एफिशिएंसी बढ़ रही है, लास्ट में क्या होगा, अल्टीमेटली प्रोडक्शन बढ़ेगा और प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज होगी। अगर पहले कोई वर्कर था जो न्यू था, जिसको नहीं आता था, तो वो 1 आवर में 10 यूनिट्स ही प्रोड्यूस कर पा रहा था। अब आपने उसको ऑन द जॉब ट्रेनिंग दिया, सिखाया, तो अब उसको ज़्यादा यूज़ करना आ रहा है, इन्हेंस्ड हो गया वो, ठीक है, उसकी स्किल भी इन्हेंस हुई। अब वो क्या कर रहा है, 1 आवर में 20 यूनिट्स निकाल रहा है, तो क्या हुआ, प्रोडक्शन भी इंक्रीज हुआ, प्लस उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल की प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज हुई। Such training keeps the employees updated with the latest changes in their field of working. Also ट्रेनिंग होती रहेगी ना, तो लेट्स से पहले मैं पहले मेरे पास जो मशीनरी थी ना वो थोड़ी सी आउटडेटेड थी, मैंने वो तो सिखाई मेरे वर्कर्स को, लेकिन अब कुछ न्यू टेक्नोलॉजी आई है और अब मैं न्यू मशीनरीज इंपोर्ट कर रही हूँ,
तो अब मैं वो भी सिखाऊंगी। तो जो मेरा वर्कर है उसको अपने फील्ड की, पर्टिकुलर फील्ड की नॉलेज रहेगी। और सिर्फ वर्कर्स की बात नहीं है, इट इज़ इन एनी फील्ड। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, अगर आप नया टेक्नोलॉजी ला रहे हो या कोई नया टेक्निक ला रहे हो या कोई नया मेथड ला रहे हो अपने ऑर्गेनाइजेशन में, तो आप अपने एम्प्लॉयज़ को वापस ट्रेन करोगे उसके हिसाब से। दैट मीन्स अगर मैं उस पर्टिकुलर फील्ड में हूँ तो मेरा नॉलेज भी अपग्रेड होगा, राइट। सो ऐसी ट्रेनिंग्स क्या करती हैं, आपको अपडेटेड रखती हैं। नाउ ऑन द जॉब ट्रेनिंग मे टेक डिफरेंट फॉर्म्स, अलग अलग फॉर्म्स में हो सकती है। वर्कर्स मे बी ट्रेन्ड इन द फर्म इटसेल्फ अंडर द सुपरविजन ऑफ अ स्किल्ड वर्कर। आपने एक स्किल्ड वर्कर के अंडर में 4 लोग लेट्स से असाइन कर दी कि आप इन 4 बंदों को ट्रेन करो, आप इन 4 बंदों को ट्रेन करो, राइट। तो आप अपनी फर्म के अंदर ही एक स्किल्ड वर्कर के अंडर में अपने वर्कर्स को ट्रेन कर सकते हो। वर्कर्स मे बी सेंड टू ऑफ कैंपस फॉर ट्रेनिंग। आप थोड़े दिन के लिए ऑफ कैंपस भी भेज सकते हो कि भाई आप दूसरे कैंपस में जाओ या ये ट्रेनिंग लेके आओ, वो भी पॉसिबल है। आफ्टर ऑन द जॉब ट्रेनिंग ऑफ एम्प्लॉयज, firm insists that the workers should work for a specific period of time so that it can recover the benefits of the enhanced productivity owing to the training. Of course, as an organization अगर मैं सोचूं कि अगर मैं आपके ऊपर इन्वेस्टमेंट कर रही हूँ, मैं आपको सिखा रही हूँ, तो आप मेरी ऑर्गेनाइजेशन में एटलीस्ट 1-2 साल तो काम करो, राइट, ताकि मैंने आपके ऊपर जो खर्चा किया वो तो रिकवर होना चाहिए। आपको इन्हेंस मैंने किया, आपको सिखाया मैंने, तो एटलीस्ट यू शुड वर्क विथ मी फॉर अ ईयर और 2 सो दैट आई कैन गेट बेनिफिट्स, आई कैन रिकवर द बेनिफिट्स व्हाट आई हैव इन्वेस्टेड ऑन यू, राइट। आपकी प्रोडक्टिविटी आप मुझे ऑफ कर सकते हो, आप मुझे ऑफ करते हो, दैट मीन्स आपसे फर्म एक्सपेक्ट करेगी कि आप थोड़े टाइम के लिए उनके पास में काम करो। It is a source of human capital formation as return of expenditure on such training in the form of enhanced labor productivity is more than the cost of it. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या बोला जा रहा है कि आप जितना पैसा खर्च करो ना उससे ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा। सो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है यहाँ पे। तो आप जितना ट्रेनिंग में पैसा डालोगे ना उससे ज़्यादा आपको प्रोडक्टिविटी लास्ट में मिलेगी ही मिलेगी। सो अभी तक हमने 3 सोर्सेज कवर कर लिए, एजुकेशन, हेल्थ, ऑन द जॉब ट्रेनिंग। Let us move on to the 4th source, which is expenditure on migration. अब माइग्रेशन कैसे, देखो, पीपल माइग्रेट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ जॉब दैट फेच देम हायर सैलरीज। ये बहुत कॉमन है ना। हम इंडिया से बाहर जाते हैं, इंडिया के अंदर मूवमेंट करते हैं, लोग सूरत से बैंगलोर जाते हैं, लोग बैंगलोर से कहीं और जाते हैं, कुछ भी जगह पे आप जाते हो। क्यों जाते हो? बिकॉज यू आर गेटिंग मोर सैलरी, राइट। अगर आपको अच्छा ऑफर आ रहा है तो आप ऑफकोर्स मूव करोगे, और हर किसी को अच्छी सैलरी चाहिए। सो पीपल डू शिफ्ट फॉर दैट, पीपल डू माइग्रेट। नाउ अनएम्प्लॉयड पीपल फ्रॉम रूरल एरियाज माइग्रेट टू अर्बन एरियाज इन सर्च ऑफ जॉब्स, जो बहुत कॉमन है। रूरल एरियाज से अर्बन एरिया में आना फॉर सर्च ऑफ जॉब, ये हमने बहुत बार देखा है, ये होता है, दिस इज नॉर्मल, राइट। क्यों? क्योंकि रूरल एरिया में अपॉर्चुनिटी कम है, इनकम कम है, सेम काम की इनकम भी कम हो सकती है, इट इज़ पॉसिबल, इसीलिए लोग अर्बन एरिया में शिफ्ट होते हैं। Technically qualified persons like engineers, doctors, etc. migrate to other countries because of the higher salaries that they may get in such countries. जो ये इंडिया फेस कर रहा है, अभी प्रैक्टिकली बात करें तो करंटली क्या हो रहा है, इंडिया में लोग एजुकेट तो हो जाते हैं बट देन दे आर गोइंग आउट। वाई? बिकॉज इंडिया डज नॉट हैव मच ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ फॉर देम, या फिर वो पैकेजेस नहीं है यहाँ पे, जो वो सैलरीज नहीं है जो उनको मिलनी चाहिए, जो वो चाहते हैं मे बी, तो इसीलिए लोग बाहर माइग्रेट करते हैं। नाउ माइग्रेशन इन बोथ दीज केसेस इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग कॉस्ट। देखो क्या कॉस्ट होता है, कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। इफ आई एम माइग्रेटिंग तो मेरा यहाँ से वहाँ जाने का खर्चा, मेरे शिफ्टिंग का खर्चा होता है, एंड हायर कॉस्ट ऑफ लिविंग इन द माइग्रेटेड प्लेसेस। लेट्स से अगर मैं रूरल एरिया से अर्बन एरिया में आई तो रूरल एरिया में लिविंग कॉस्ट भी कम था ना, सब्जी सस्ती मिलती है, दूध सस्ता मिलता है, मेरा रेंट कम था घर का। अब मैं अर्बन एरिया में अगर आ रही हूँ तो मेरा कॉस्ट ऑफ लिविंग भी तो इंक्रीज़ हो रहा है ना। अगर मैं लेट्स से इंडिया में हूँ तो मेरा कॉस्ट ऑफ लिविंग कम है, मैं अपने ही घर में रहती हूँ, अपनी ही कार यूज़ कर रही हूँ, अपनी एक्टिवा यूज़ करती हूँ, तो इट इज़ ईजी फॉर मी, ठीक है। आसपास में सब मिल जाता है, सब सस्ता भी मिलता है इंडिया में, ठीक है। अगर मैं अगर मैं इंडिया से लेट्स से कहीं और शिफ्ट होती हूँ, कोई और कंट्री में शिफ्ट होती हूँ, तो वहाँ पे मुझे रेंट का पे करना पड़ेगा, मेरे को ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट आएगा, तो वो मेरा कॉस्ट ऑफ लिविंग क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। नाउ साइकिक कॉस्ट होता है, दैट इज द कॉस्ट ऑफ इंक्रीज्ड स्ट्रेस और लॉस इन क्वालिटी ऑफ लाइफ इन अ स्ट्रेंज
सोशियो कल्चरल सेटअप, ये हो सकता है ना, मैं अपने न्यू एनवायरनमेंट में एडजस्ट नहीं कर पा रही हूँ, है ना, मुझे मज़ा नहीं आ रहा है, मेरी क्वालिटी ऑफ लाइफ अजीब हो गई है, मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैं एनवायरनमेंट में एडजस्ट नहीं कर पा रही हूँ, या मुझे बहुत स्ट्रेस हो रहा है कि न्यू जॉब है, इनकम अच्छी है पर स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है मम्मी, कुछ समझ में नहीं आता यहाँ पे. दिस इज पॉसिबल. सो दैट इज योर साइकिक कॉस्ट. Expenditure on migration is a source of human capital formation as enhanced earnings in the migrated place is more than the increase in cost due to migration. मतलब क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, क्या आप माइग्रेशन पे जो स्पेंड करते हो ना, ठीक है, उससे आगे जो आपको बेनिफिट मिल रहे हैं, माइग्रेटेड प्लेस इज मोर देन द इंक्रीज इन कॉस्ट ड्यू टू माइग्रेशन. तो माइग्रेशन की वजह से जो खर्चे होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, ठीक है. तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि एट दी एंड माइग्रेशन क्या आप कर तो रहे हो, ठीक है, एनहेंस्ड अर्निंग के लिए, बट उसके पीछे जो आप कॉस्ट लगा रहे हो माइग्रेशन के लिए वो बहुत ज़्यादा होती है, दैट इज़ हाई. कौन सी कॉस्ट है यहाँ पे, कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन प्लस हायर कॉस्ट ऑफ लिविंग एंड द नेक्स्ट वन इज साइकिक कॉस्ट, दैट इज स्ट्रेस या फिर क्वालिटी ऑफ लाइफ को लेके जो आपको कॉस्ट आप बेयर करते हो वो. सो दिस वॉज कॉस्ट ऑन एक्सपेंडिचर ऑन माइग्रेशन. नेक्स्ट इज एक्सपेंडिचर ऑन इन्फॉर्मेशन. ये हमारा लास्ट सोर्स है, फिफ्थ सोर्स है, एक्सपेंडिचर ऑन इन्फॉर्मेशन. अब देखो आपके पास में आपने एजुकेशन पे स्पेंड कर दिया, आपने ऑन द जॉब ट्रेनिंग पे स्पेंड किया, आपने हेल्थ पे स्पेंड किया, आपने माइग्रेशन पे स्पेंड कर दिया, आपने इन्फॉर्मेशन पे स्पेंड नहीं किया, कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड करी लोगों को, कुछ सिखाया नहीं, या फिर आपने इन्फॉर्म नहीं किया कि ये जॉब्स अवेलेबल है या ये एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी हम ला रहे हैं, कोई भी टाइप की इन्फॉर्मेशन अगर आप वो स्प्रेड नहीं करोगे तो कैसे चलेगा. How your population will be aware about it. So expenditure is incurred to acquire information relating to labor market and other markets. Expenditure मतलब क्या, हर जगह की information आपके पास में होनी चाहिए. लेबर मार्केट्स हो गए और जो मार्केट्स हो गए उनकी information आपके पास में होनी चाहिए. It involves the amount spent on seeking information about the education institution, their educational standards and the cost of education. That means यहाँ पे क्या हो गया, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के बारे में, उनका कॉस्ट कैसा है, उनका स्टैंडर्ड क्या है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, प्लस वो देनी भी चाहिए लोगों को. नेक्स्ट इज फॉर एग्जाम्पल पीपल वॉन्ट टू नो द लेवल ऑफ सैलरीज एसोसिएटेड विथ वेरियस टाइप्स ऑफ जॉब्स, whether the education institution provide the right type of employable skills and what at what cost. दैट मीन्स वही जो हम देखते हैं ना कि ये कोई यूनिवर्सिटी है, यहाँ पे ये पैकेज है, यहाँ पे ये एजुकेशन फैसिलिटी अवेलेबल है, तो ये चीज़ें आपको इन्फॉर्मेशन लोगों को प्रोवाइड करनी पड़ेगी तभी वो आपके पास आएंगे, राइट. तो ये आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना ज़रूरी है. Information is necessary to make decisions regarding investment in human capital as well as for the efficient utilization of the acquired human capital stock. तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है that you invest in information because it will help you to increase the investment in human capital as well as their efficient utilization. Now these were the 5 sources जहाँ पे हमने कवर किया सबसे पहले एजुकेशन, देन हमने कवर किया हमारा हेल्थ, देन वी कवर्ड ऑन द जॉब, देन माइग्रेशन और लास्ट में था इंफॉर्मेशन. तो ये थे हमारे सोर्सेस ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन. लेट अस मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट वीडियो.